हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंसेस। फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष कुमार वर्मा और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि आप वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स के पार्ट्स हैं टोटल 14 मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर, यानी कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो आप उस पर क्लिक करके जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाए हैं इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स के वो आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड इट्स 12 मिलियन USD फंडिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड अदर कंजर्वेशन NGOs। यानी कि किस देश ने हाल ही में जो 12 मिलियन USD फंडिंग थी वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और अदर कंजर्वेशन NGOs जो हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो फंडिंग है 12 मिलियन डॉलर की, वो रोक दी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, बी USA, सी इंडिया एंड डी ब्राज़ील। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कि वाई द स्टॉपेज, यहाँ पर स्टॉपेज जो है फंडिंग की क्यों रोकी गई। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन अब्यूजिंग द लोकल पीपल, टॉर्चरिंग देम टू लीव देयर लैंड्स। These abuses and illegal actions were hidden by the NGOs to the US government. Thus, US government is stopping its funding to these organizations. मतलब ये कि जितने भी आपके NGOs थे, इनके द्वारा ख़ास तौर से जो इंडिजिनियस पीपल है या लोकल पीपल और या फिर ऐसे लोग जो कि फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट में, जो फॉरेस्ट वहाँ के जो ड्वेलर्स हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट में रहने वाले वहाँ के लोग, वहाँ की जनजातियाँ, तो उनको फोर्सफुली क्या किया जा रहा था, उनको वहाँ से हटाया जा रहा था। और NGO ये जो बात थी ना, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से छुपा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें वहाँ से विस्थापित किया जा रहा था उस स्थान से, यानी उस जगह से जहाँ पर वो जनजातियाँ रहती हैं, ताकि तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ से ऐसा फैक्ट है ना जिसको यहाँ पे कहीं ना कहीं NGOs के द्वारा US गवर्नमेंट की जानकारी में ये बात नहीं लाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इससे नाराज़ होकर US गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है, जो जितने भी प्रकार की फंडिंग्स थी उसमें स्पेशली अभी जो सबसे बड़ी जो फंडिंग होती थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, इनको दिया जाता था, उसको यहाँ पर हटा दिया है, यानी कि रोक दिया है। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो कब उसकी स्थापना हुई थी? तो इसको फाउंडेड किया गया था, इट वाज फाउंडेड ऑन 29 अप्रैल 1961। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है आपका ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। और ये WWF है क्या? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, सो दैट वर्क्स ऑन रिडक्शन ऑन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि जो पर्यावरण पर मानव का जो प्रभाव है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WWF जो है ना, हर साल यानी कि हर 2 साल बाद एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? तो वो है आपका लिविंग प्लैनेट। ओके, तो याद रखिएगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शन की, तो ऑर्गेनाइजेशन भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में स्पेशली अगर कंजर्वेशन की बात करते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के एक तरफ से बहुत ही बड़ा कह सकते हैं रोल रहा है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे अगर मान लीजिए WWF की अगर मैं बात करूं, तो ये इंडिया को सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ सेंसस, यानी कि जहाँ पे जब गणना की बात आती है ना, तो अभी आपने देखा होगा टाइगर सेंसस, यानी कि यहाँ पे जो भारत में जो टाइगर है उनकी जो संख्या थी उसको
टाइगर सेंसस को करने में, या फिर आपका एनुअल जो आपका बर्ड सेंसस होता है, या गैंगेटिक डॉल्फिन सेंसस, ये सारे के सारे जो है आपके WWF की हेल्प से ही किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर फंड को स्टॉप कर दिया जाए यूएस के द्वारा, तो ये इंडिया के जो बायो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये दूसरा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है आपका, ऑन October 6, 2020 द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट voted updating its climate target to reduce emissions by 2030 as compared to 1990 level by, यानी कि 6 अक्टूबर 2020 को यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने अभी वोटिंग की है ताकि वो अपना जो रिड्यूसिंग टारगेट है ना, क्लाइमेट टारगेट टू रिड्यूस इमिशन, तो ये इमिशन टारगेट को रिड्यूस करने के लिए जो कि 2030 का पहले उनका टारगेट था उसको उसने अपडेट कर रखा है। और ये जो है कंपेयर टू 1990 लेवल्स, ये टारगेट कितना ज़्यादा यानी कितना परसेंट उन्होंने अपडेट करके बढ़ाया है ना। तो यहाँ पर टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन ए 60%, बी 70%, सी 90% एंड डी है आपका 100%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 60%, यानी कि पहले जो था, अगर मैं बात करूँ, देखिए यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो था, अभी जो इसकी वोटिंग हुई है तो वो क्लाइमेट टारगेट अभी अपडेट किया गया है कि भाई हम लोग रिड्यूस तो करेंगे कार्बन इमिशन, लेकिन कितना होना चाहिए। तो पहले जो ये था, मैं आपको बताऊं, 2030 तक इनको 40% इमिशन रिड्यूस करना था, लेकिन इस टारगेट को इन्होंने बढ़ा के क्या किया है, तो 60% तक रखा है। ओके, सो इस बात को आपको याद रखना है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब आपसे पूछता है कि वर्ल्ड टॉप जो आपके इमीटर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमीटर्स, तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो वैसे में सबसे पहले आपका आता है चाइना, याद रखिएगा क्रम, फिर USA, फिर यूरोपियन यूनियन, एंड देन फिर 4th पे आपका आता है इंडिया, 5th पे जापान, एंड 6th पे रसिया, 7th पे ईरान, फिर 8th पे जर्मनी, एंड सऊदी अरेबिया 9th, एंड कनाडा 10th। यानी इन यूरोपियन कंट्री में अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन में, तो जर्मनी जो है टॉप 10 में आ रहा है, जो कि टॉप 10 इमीटर के अंतर्गत। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो टॉप एंड नेक्स्ट कंट्री 11th पे है आपका साउथ कोरिया। तो ये है आपका क्रम, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए और देखते हैं क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल, अभी रिसेंटली जो क्या हुआ है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ऑफ विच कंट्री अप्रूव्ड रेटिफिकेशन ऑफ 7 ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी कि आप तो वैसे इमेज देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी हाल ही में जो है किस देश की जो है यूनियन कैबिनेट ने 7 ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको यहाँ पर रेटिफाई किया है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो आपका कन्वेंशन हुआ था उसमें जितने भी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स थे उनको बैन करने पर जोर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो देखिए ऑप्शन ए रसिया, बी चाइना, सी जापान एंड डी इंडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो ये देखिए 7 अक्टूबर 2020 को यूनियन कैबिनेट जो थी जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो यहाँ पर रेटिफिकेशन जो है 7 जो आपके केमिकल्स हैं जो कि आपके स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंतर्गत लिस्टेड है, तो इनको यहाँ पर रेटिफाई कर दिया गया है। और इसमें जो है रेटिफाई का मतलब होता है प्रतिपुष्टि यहाँ पे किया गया है। एंड यहाँ पर बात करें तो कैबिनेट ने इसका जो पावर है, पावर ऑफ रेटिफिकेशन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और साथ ही साथ MOEF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे डेलीगेट कर दिया है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो ये मिनिस्ट्रीज जो हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि ये पहले से ही जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो डोमेस्टिक रेगुलेशंस के थ्रू इसको रेगुलेट कर रही थी। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि 7 ऑर्गेनिक जो आपकी पॉल्यूटेंट्स हैं विच आर परसिस्टेंट यानी POP। तो POP यानी कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, पहला जो है आपका क्लोरोडेकॉन, दूसरा है आपका हेक्सा ब्रोमो बाइफिनाइल, तीसरा है आपका हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर एंड हेप्टा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, जिसको कॉमर्शियली हम बोलते हैं ऑक्टा BDE। उसके साथ साथ चौथा है आपका यानी 4th टेट्रा ब्रोमो बाइफिनाइल ईथर एंड पेंटा ब्रोमो बाइफिनाइल ईथर, जिसको कॉमर्शियल में हम बोलते हैं पेंटा BDE। उसके बाद आपका है पेंटा क्लोरोबेंजीन, फिर आपका नेक्स्ट है आपका छठा हेक्सा ब्रोमो साइक्लो डोडेकेन एंड 7th है आपका हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडाइन।
तो ये आपके 7% ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जिसको इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। फिर अगर बात करूं तो देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन में ऑलरेडी ये जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं इनको मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय द कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CSIRO, एन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी है ये, सो हैज़ रिसेंटली फाउंड दैट द वर्ल्ड सी फ्लोर इज़ लिटर्ड विथ माइक्रो प्लास्टिक मोर दैन। तो यहाँ पे अभी हाल ही में जो स्टडी की गई है CSIRO के द्वारा, जो एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके द्वारा कितना जो है माइक्रो प्लास्टिक जो लिटर है यानी कि वो पाया गया है वर्ल्ड के ओशन में, यानी एक एस्टिमेट है, ये अनुमान है कि कितना ज़्यादा हो सकता है माइक्रो प्लास्टिक। और देखिए फ्रेंड्स, जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि ये अगर फूड चेन में एंटर कर गए तो आपको पता है कि प्लास्टिक्स जो होती हैं वो जल्दी डिग्रेड नहीं होती। तो ये पूरे के पूरे जो है कह सकते हैं कि आपके जो भी बायोटिक सिस्टम है उसमें, स्पेशली अगर फूड चेन की मैं बात करूं या फूड वेब की बात करूं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स वो इफेक्ट हो रहे हैं, और उसके साथ साथ उस पर डिपेंड जो भी आपकी पॉपुलेशन है, खासतौर से ह्यूमन पॉपुलेशन की मैं बात करूं, तो वो भी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो एस्टिमेट किया गया है CSIRO के द्वारा, तो वो ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला ऑप्शन है आपका 14 मिलियन टन, बी है आपका 15 मिलियन टन, सी है आपका 23 मिलियन टन एंड डी है आपका 50 मिलियन टन। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 मिलियन टन्स। तो अब यहाँ पर आता है कि व्हाट आर माइक्रो प्लास्टिक्स। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक होता है जिनकी साइज़ 5 मिलीमीटर या उससे कम हो सकती है, एंड मोस्टली ये जो है डिराइव फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक आइटम्स। और आपको पता ही है कि जितने भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो आपकी नदियाँ हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरफ से डंपिंग यार्ड बन चुकी हैं, क्योंकि बहुत बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत बड़े जो कल कारखाने हैं, खासतौर से फैक्ट्रीज़, तो उनका जो डायरेक्ट जो वेस्ट होता है वो डंप किया जाता है, कहीं ना कहीं अनट्रीटेड वेस्ट वो वाटर में डंप किया जाता है। उसके साथ ही साथ जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो भी डंप किया जाता है, और वो कहीं ना कहीं ओशन में पहुँचता है थ्रू रिवर सिस्टम, एंड देन यहाँ पर जो है वेरियस जो आपकी बायोकेमिकल जो फिनोमिना होती है, और साथ ही साथ केमिकल जो आपका प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये जो आपका प्लास्टिक जो होता है ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन इसकी होती है, और इसमें ये स्मॉल साइज़ में टूट जाता है। तो यहाँ पर इसकी साइज़ 5 मिलीमीटर या इससे छोटी अगर होती है तो ये माइक्रो प्लास्टिक के कैटेगरी में